क्या तो ग्रेजुएशन जब हो गई तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो सरकारी नौकरी लगे। मेरी भी परिवार वालों की इच्छा थी कोई सरकारी नौकरी लगे, मेरी भी इच्छा थी। तो मैंने एक लाइब्रेरियन का डिप्लोमा किया। ये सन बात है 1989 की। 1989 में जब मैंने लाइब्रेरियन का डिप्लोमा किया, और लाइब्रेरियन का डिप्लोमा जब मैंने किया तो वहाँ के जो एक बुजुर्ग से प्रिंसिपल थे, उन प्रिंसिपल की बात ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। जानना चाहेंगे? प्रिंसिपल साहब ने एक बात कही कि कोई भी व्यक्ति 40 से 45 साल की एज के बाद में नया पंगा नहीं ले सकता। 45 साल की एज के बाद में कोई भी व्यक्ति नया पंगा नहीं ले सकता, नया काम नहीं कर सकता, वो नए काम में हाथ नहीं डाल सकता। उसके पीछे उन्होंने लॉजिक दी थी कि सबसे पहले उन्होंने बात की कि 40 से 45 साल की एज में उसके घर में कोई ना कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसके पिताजी होते हैं, बड़े भाई होते हैं, जो कि समाज में वो आते जाते रहते हैं। यानी कि भारत का व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। मामा के, चाचा के, ताऊ के, मामी के, बुआ के, बहन के, अगर कोई भी काम है, साले के कोई काम है, तो वहाँ सोशल एक्टिविटी तो अगर कोई होती है तो कोई न किसी को जाना पड़ता है, जाना पड़ता ना। तो अगर 40-45 साल की एज के तक उसमें जो घर में कोई न कोई बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वो बुजुर्ग व्यक्ति उस सोशल लायबिलिटी को निभाते हैं, तो उसके ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं रहती है। दूसरा उन्होंने लॉजिक दिया कि दूसरा बात कहा कि 40-45 साल की एज के बाद में क्या होता है कि उस व्यक्ति के सर से उनका साया या तो उठ चुका होता है, या वो घर में इतने बुजुर्ग हो चुके होते हैं कि 40-45 साल बाद उसको सोशल लायबिलिटी निभानी पड़ती है। और 40 साल की एज के बाद में क्या है कि जब उसकी शादी हो चुकी होती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे स्कूल आने जाने लग जाते हैं, तो उसका खर्चा बढ़ जाता है, यानी कि उसके ऊपर परिवार की लायबिलिटी आ जाती है। सही है। और तीसरा उन्होंने बात कही कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति की काम करने की क्षमता कम होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो काम करने की क्षमता कम होती है। तो 40-45 साल की एज के बाद में आदमी काम नहीं करता। उस 40-45 साल की एज तक जिस व्यक्ति ने अपनी ब्रांड इमेज बनाई, वो उसकी ब्रांड इमेज काम करती है। और आज आपके पास मौका है एक निर्णय लेके कि अपनी एक ऐसी इमेज बनाने का जो कि आप काम करें नहीं करें, लेकिन आपकी इमेज काम करे। फिर मैंने लाइब्रेरियन का डिप्लोमा किया, तो उसी समय मैं सेल्फ हेल्प की बुक, उस समय अगर कोई पढ़ते हो तो 1989 के अंदर कोई भी सेल्फ हेल्प के नाम से, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के नाम से कोई बुक हुआ नहीं करती। सिर्फ एक ही राइटर हुआ करता था, स्टुअर्ट मार्टन। मैंने स्टुअर्ट मार्टन को पढ़ा। स्टुअर्ट मार्टन को पढ़ने के बाद जब मैं वापस आया और वापस ग्रेजुएशन किया, वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद डिग्री की लाइब्रेरी की, और लाइब्रेरियन का डिप्लोमा करके जो मैं वापस आया, तो मैंने कहा यार अभी नौकरी जब लगेगी जब तक कोई हम काम कर लें। और मैंने फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। जब वापस आया तो मेरी मुलाकात हुई थी केसी छाबड़ा से। एक बार जोरदार ताली केसी छाबड़ा जी को। जब केसी छाबड़ा जी से मुलाकात हुई तो केसी सर ने मेरे से एक बात पूछी कि प्रहलाद, कैंची पकड़ेगा या कलम? कैंची पकड़ेगा या कलम? कैंची यानी कि पहले मैं कपड़ा काटता था, कलम यानी कि मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली, तो क्या तू अकाउंटिंग का बीकॉम कर लिया तो तू अकाउंटिंग का काम भी कर सकता है, तो फिर कैंची पकड़ेगा या कलम? तो मैंने कहा कि ना कैंची पकड़नी है, ना मुझे कलम पकड़नी, मुझे मार्केटिंग ज्वाइन करनी है। अब ये देखिए कि इसके पीछे का लोग, क्योंकि उससे पहले सन 89 के अंदर, 90 के अंदर जो मैं ग्रेडिंग का काम करता था, उस एक महीने में मैं 60 हाजिरी, 65 हाजिरी, 68 हाजिरी तक का मैंने पैसा उठाया हुआ है। 68 हाजिरी का, यानी 68 डेज का। और उस समय लगभग मैं 3-3.5 हज़ार रुपये कमा लेता था, डे नाइट करके 3-3.5 हज़ार रुपये कमा लेता था। तो जब उन्होंने कहा कि प्रहलाद तू कैंची पकड़ेगा या कलम, तो मैंने कहा कि मैं ना कैंची पकड़नी ना कलम, मुझे मार्केटिंग करनी है। क्यों? कि मैंने एक निर्णय दिया, क्योंकि जो वहाँ मैंने बात सीखी कि 35-40 साल की एज के बाद में आदमी काम नहीं करता, आदमी की इमेज काम करती है। तो मैंने देखा कि जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ उस फील्ड का पीक आ चुका है, इससे ज़्यादा मुझे सैलरी इसमें मिल नहीं सकती, इससे ज़्यादा मैं कमा नहीं सकता, मुझे मार्केटिंग ज्वाइन करनी। तो उन्होंने कहा यार कि मार्केटिंग में तू क्या है, जीरो है, मार्केटिंग में तुझे कुछ नहीं आता। तो मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुझे तनख्वाह इतनी नहीं मिलेगी जहाँ तू 3-3.5 हज़ार रुपये कमा लेता, वहाँ तेरे को सिर्फ हम 900 रुपये देंगे। मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे 900 रुपये में रख लीजिए, अगर मेरे में कुव्वत होगी तो तनख्वाह मैं बढ़वाऊंगा आपसे, मेरे में कुव्वत होगी तनख्वाह मैं बढ़वाऊंगा।
और मैंने 900 रुपये से ज्वाइन किया। पहले महीने 900 रुपये में काम किया, दूसरे महीने भी 900 रुपये में काम किया। धीरे धीरे काम को सीखा। काम को सीखने के बाद में तीसरे महीने जाके मैं उनसे बोला कि मुझे तनख्वाह बढ़ाइए, और ऐसा लगभग मैंने हर महीने तनख्वाह बढ़वाई है इसमें। नहीं, मैंने लाइब्रेरियन का जो डिप्लोमा किया इसी पीरियड में 14 जुलाई 1992 में मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर आता है। 90 में मैंने डिग्री कंप्लीट की थी, 91 में नहीं आया, 92 में लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकली, मैंने फॉर्म भरा और मेरे पास 14 जुलाई 1992 में अपॉइंटमेंट लेटर आता है, इंटरव्यू का लेटर आता है संस्कृत विद्यापीठ जयपुर 92 में। जब संस्कृत विद्यापीठ जयपुर से मेरे पास आया तो उस समय मेरी जी यहाँ मार्केटिंग में जो मैंने काम कर रहा था, यहाँ मेरी सैलरी हो गई थी लगभग 3200 रुपये के आसपास। 3200 रुपये की मेरी सैलरी हो गई। और कोई सरकारी नौकरी में है क्या, कोई गवर्नमेंट जॉब में आप हैं? और देखिए कि 1992 में आप देखें कि थर्ड ग्रेड की कितनी सैलरी हुआ करती थी, लगभग 2500 के आसपास। थर्ड ग्रेड में जो उस समय सैलरी हुआ करती थी 2200-2300 रुपये करीब मिलते थे उनको। और मैंने मार्केटिंग में जब मैं काम कर रहा था वहां मिलता था मुझे 3200 रुपये। तो मैंने देखा कि आज तो रोडें इतनी बढ़िया हो गई जो कि भीलवाड़ा से जयपुर का रास्ता हमारे को 3 घंटे 4 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन उस समय 1992 में भीलवाड़ा से जयपुर जाने के लिए लगभग 8 से 10 घंटे लगते थे। है तो 260 किलोमीटर, लेकिन 8 से 10 घंटे लगते थे। तो मैंने सोचा है कि हम 10 घंटा 8 घंटा चल के जाएंगे, वहां सरकारी नौकरी ज्वाइन करेंगे और तनख्वाह मिलेगी 2200 रुपये, और यहाँ घर में रह रहे हैं, घर की रोटी खा रहे हैं, घर वालों के साथ रहते हैं, और यहाँ सैलरी मिलती 32 रुपये। तो कौन सी बेवकूफ़ी है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का, उस परमात्मा का जिन्होंने मुझे ये मति दी, और मैंने मार्केटिंग में ही काम करना तय किया और मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की। इसके पीछे जब मैंने देखा तो 2 चीज़ें नजर आई कि एक तो तनख्वाह कम, दूसरा मैंने देखा कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या फ़र्क है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपको सैलरी मिलती है, आपको इनकम मिलती है, वो आपकी डिग्री के हिसाब से मिलती है। यस या नो? आपके डिग्री के हिसाब से मिलती है। और प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी मिलती है वो आपकी डिग्री के हिसाब से नहीं मिलती, आपकी एबिलिटी और आपकी कार्य करने की क्षमता और आप कितना काम करते हैं उससे आपको सैलरी मिलती है। और मैंने ये किया, धीरे धीरे करते करते ये आरसीएम बिजनेस मेरे जीवन में आया। मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में काम करना शुरू किया। पहले महीने काम किया, 546 रुपये की इनकम आई। दूसरे महीने काम किया, दूसरे महीने लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये की इनकम आई। तीसरे महीने काम किया, तीसरे महीने 6,500 रुपये की इनकम गई। चौथे महीने काम किया, चौथे महीने में लगभग करीब 13,500 रुपये की इनकम आई। और जो ही 13,500 रुपये की इनकम आई, और मेरे को जिस कंपनी में काम कर रहा था वहाँ का कहा कि प्रहलाद या तो नौकरी करेगा या आरसीएम, या तो नौकरी करेगा या आरसीएम। और परिवार का बैकग्राउंड बड़ा सॉलिड था, तो लेकिन मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मैं आरसीएम करूंगा। जब मैंने बात आई कि मैं आरसीएम करूंगा तो सीधे बड़े भाई साहब जाते हैं त्रिलोकी भाई साहब के पास, क्योंकि मैं इसी कंपनी में पहले मार्केटिंग में था। इसी कंपनी में न्यूमेन में ही मैं, जो कि इनकी पेरेंटल कंपनी छाबड़ा न्यूमेन सेटेलाइट शूटिंग, इसी में मैं हेल्पर के रूप में लगा, और ये हेल्पर के रूप से मैं मार्केटिंग मैनेजर तक पहुंचा। तो जब मैंने इनसे बात की, बड़े भाई साहब ने कहा कि प्रहलाद आरसीएम करेगा या नौकरी, आरसीएम करना या फिर नौकरी करना, दोनों में से एक को चुनना होगा। तो मैंने कहा मैं आरसीएम करूंगा। वो सीधे गए बड़े त्रिलोकी भाई साहब के पास, कहा कि मार्केटिंग कौन देखता है, मार्केटिंग तुम दोनों देखते हो, तुम इधर लग गए हो और ये भी चला जाएगा तो हमारे पीछे क्या होगा। और कहते हैं ना कि मैंने एक बात कही थी कि प्राइवेट सेक्टर में आपकी एबिलिटी काम करने की क्षमता से मिलती है। तो मैंने, जब उन्होंने मेरे से पूछा त्रिलोकी भाई साहब ने कहा कि यार कि मार्केटिंग कौन देखता है, मैंने कहा मैं देखता हूँ। प्रोसेस चेकिंग का, प्रोसेस का काम कौन देखता है, कि मैं देखता हूँ। यार्न बाइंग का काम कौन देखता है, कि मैं देखता हूँ। वीविंग की प्लानिंग का काम कौन देखता है, कि मैं देखता हूँ। डिस्पैच कौन देखता है, कि मैंने कहा मैं देखता हूँ। अकाउंटिंग का काम कौन देखता है, अकाउंटिंग में जिन लोगों से पेमेंट, पार्टियों से पेमेंट लेना है उसका काम कौन देखता है, मैंने कहा वो भी मैं देखता हूँ। उनका सेल्स में जो लड़के जो टूर जाते हैं इनका प्लान कौन करता है, उनका वो भी मैं करता हूँ। इनके सैंपल बनवाने का काम है वो कौन करता है, उनका वो भी मैं करता हूँ। तो यार देख कैसा है कि जब तू भी नहीं इधर आ जाएगा तो फिर पीछे क्या होगा, सारा काम तो अपन दोनों को ही देखता है। और जिस कंपनी में ये मेरी मोरल भी बाउंड बनता है कि भाई साहब ने कहा कि तेरे को आरसीएम नहीं, तेरे को नौकरी करनी है, और ये मोरल ड्यूटी भी बनती है मेरी कि जिस कंपनी में मैं हेल्पर के रूप में लगा उसी कंपनी में मैं मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पर पहुंचा, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारा को ये करना है तो फिर करना है। और मैंने नौकरी करना शुरू किया और आरसीएम बिजनेस को करना बंद कर दिया था। फिर क्या होता है कि
5-6 महीने निकलते हैं और 6 महीने बाद में, क्योंकि मार्केटिंग वालों के हमेशा अकाउंटिंग वालों के 36 का आंकड़ा होता है। मार्केटिंग और अकाउंटिंग के हमेशा 36 का आंकड़ा होता है। तो कुछ दिनों बाद एक पार्टी के कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट का मैटर आया, और जब मैंने क्रेडिट नोट बनाया, मैंने इश्यू किया, तो उन्होंने बड़े भाई साहब ने कहा कि प्रहलाद देखे ऐसा है कि पहले तू लोग भाई था, जब तक तू कर लेता था अपने मनमानी, लेकिन अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि कोई भी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने कहा वैसा मार्केटिंग में अगर आपको करना है तो आप माल का सारे प्रेशर देते हैं कि सेल करनी कुछ करनी, तो जो पार्टी की अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देना होता है। अगर आप फिर भी कहते हैं तो आप बताएं कि भाई देख अब तेरे को जो भी है डिसीजन हमारे से पूछे बिना तो नहीं कर सकता है, फिर देख ले तू। मैंने कहा वैसा जैसा हो नहीं सकता तो फिर तू देख ले। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे नौकरी नहीं करनी। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि जब तक उनका बच्चा जो तैयार हो चुका था तो मैंने कहा नौकरी नहीं करनी। लेकिन जब मैंने कहा कि यार कि नौकरी, मैंने जब उन्होंने कहा कि तू ठीक है छोड़ दे, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। लेकिन वही सच समस्या है, कल क्या करें। लेकिन उन्होंने बात की कि प्रहलाद ऐसा है कि तू नौकरी छोड़ तो रहा है, लेकिन कहीं वापस मार्केटिंग में ज्वाइन मत करना, कहीं दूसरी कंपनी में मार्केटिंग में ज्वाइन मत करना। तो करना हो तो बोला आरसीएम कर लेना, कोई भी कर लेना, का मार्केटिंग में ज्वाइन करना। और आरसीएम में अपना बिजनेस क्या हो गया था, जीरो। 5-6 महीने 7 महीने तक उस समय तो बिजनेस जीरो हो गया। मैंने कहा क्या करें। तो मैंने क्या नौकरी भी कोई दूसरी नौकरी भी नहीं करनी, तो मैंने कपड़े की एजेंसी शुरू कर ली। और 6 महीने में मैंने लगभग करीब 1.5 करोड़ का कपड़ा बेचा। 2% दलाली मिलती थी, यानी कि 6 महीने में मैंने करीब 3 लाख का व्यापार किया। 1.5 करोड़ का कपड़ा बेचा। कपड़ा बेचने के बाद में एक दिन सुबह पहले उठा, और उठने के बाद में ये पता चला कि आज बेटी स्कूल नहीं गई। बाद में पता चला कि आज सुबह पहले घर में दूध लाने के भी पैसे नहीं थे। मेरे पास स्कूटर हुआ करता था बजाज का 5386। स्कूटर उठाया, मैं गांव चला गया। और गांव जाके जब वहाँ 2 दिन 3 दिन बड़ा एकांत में बैठा, बैठने के बाद में वापस कहा कि क्या करना चाहिए। फिर मैंने कहा कि देखिए कि अगर भिलवाड़ा में रहना है, बच्चों को पढ़ाना है, मकान का किराया लगेगा, मकान राशन के सामान के पैसे चाहिए, सब्जी के पैसे चाहिए, दूध के पैसे चाहिए, तो अपने पास एजेंसी में तो पैसा 1.5 साल में आता है। एजेंसी से पैसा पर हाथों हाथ चाहे कितना ही बढ़िया चल रहा है, लेकिन खाने के लिए तो कुछ चाहिए। तो मैंने क्या करें, तो मैंने वापस नौकरी ज्वाइन करने के लिए सोचा। और नौकरी ज्वाइन करने की बात की तो मैंने तुरंत टीसी सर को फ़ोन लगाया कि वैसा मेरे को 28 अक्टूबर 2002 को मैंने फ़ोन लगाया कि वैसा मेरे को वापस नौकरी करनी है। तो कहा ठीक है आजा। तो कल तक किसने मना किया। और मैंने 29 अक्टूबर 2002 में वापस आरसीएम में नौकरी ज्वाइन की। नौकरी ज्वाइन करने के बाद में ठीक पहले महीने काम किया। तनख्वाह कितनी देंगे कितनी देंगे कुछ भी पूछा नहीं। मेरे को जितना पैसा चाहिए मैंने पैसा एडवांस ले लिया कि जाते पहले ही दिन जाके सुबह काम किया, शाम को पैसा एडवांस ले लिया। मैंने कहा और भिलवाड़ा आए तो राशन मकान का किराया देना, राशन वाले के किराना के पैसे देने, दूध वाले के पैसे देने। तो मैंने पैसा एडवांस लेके वो कर लिया। एक 15-20 दिन 25 दिन निकलने के बाद में मैंने कहा वैसा मुझे अब तनख्वाह कितनी लगाएंगे, क्योंकि उस समय मेरा बिजनेस जब चल रहा था तब ठीक चल रहा था। तब भाई साहब ने कह दिया कि तू आरसीएम नहीं करेगा, और आपने भी कह दिया कि आरसीएम नहीं करना, तो मैंने आरसीएम नहीं किया। फिर मैंने जब नौकरी छोड़ी, जिस समय मेरा बिजनेस जीरो हो गया, तो मेरे को तुरंत पैसा चाहिए था, क्योंकि बिना नौकरी मेरे पास पारिवारिक ऐसा बैकग्राउंड ठीक नहीं है जो मैं फुल टाइम इसमें कर सकूं। आप मुझे तनख्वाह कितनी भी देना, लेकिन मुझे इसके साथ साथ आरसीएम बिजनेस करने की परमिशन दो। और उन्होंने कहा परमिशन ठीक है ओके तो कर। और जब उन्होंने परमिशन दी तो मैं जिन लोगों के पास वापस मैं उनसे मिलना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि ये बिजनेस नहीं चलता, क्योंकि भिलवाड़ा उस समय सिर्फ इसमें प्रोडक्ट था, सिर्फ पैंट पीस था। उस समय सिर्फ पैंट पीस था, ये पैंट पीस था। तो और भिलवाड़ा में जो कि कपड़ा होता था कि पैंट खूब बनती थी, खूब घर घर में कब पैंट, कोई न कोई फैक्ट्री में जाता था, कोई न कोई काम करता था। तो कहा ये नहीं चलेगा, और मेरा बिजनेस जीरो। कितने लोगों का ऐसा है जो कि सेकंड लेग का बिजनेस जीरो है या नहीं चल रहा है। मेरा भी ऐसा ही था, चिंता मत करना, मेरा भी सेकंड लेग का बिजनेस जीरो था ऐसा। और जब मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं करना, तो मैंने लोगों से मिलने लगा। और देखिए कि मेरे मिलने जुलने वालों की अगर मैं कहता हूँ लिस्ट बनाऊँ, तो ये मेरी सिस्टर की शादी का फोटो है, इसमें देखिएगा मेरी धोती और बनियान है। अब मेरे मिलने वाले के मैं लिस्ट बनाऊँ और उनके पास जाए मैं बताऊँ तो वो तो धोती पहनते हैं, उनको मैं जाके कैसे कहूँ तुम पैंटे पहन लो। उनको जाके मैं कैसे कहूँ तुम पैंटे पहन लो। और अब मैं क्या करूँ, लिस्ट बनाता रहा। मेरे से जितने भी मेरे मार्केटिंग में काम करते थे वो सारे लोग ज्वाइन हो चुके थे, सारे लोग ज्वाइन हो चुके थे, काम कर रहे थे। उस समय इतना बड़ा ये नहीं था। तो मैंने कहा क्या करें। तो इधर मैंने फिर एक देखा, सब लिस्ट बने, कहा कि यार कि मेक ए लिस्ट ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट। तो मैंने लिस्ट बनाना शुरू किया। लिस्ट बनाते बनाते मैंने कहा ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये नहीं। उसमें एक नाम आया मुकेश गिरी गोस्वामी का। मैंने कहा इसने अभी तक बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया। और मैंने मुकेश गिरी गोस्वामी को बात की,
तो उसने कहा वैसा भी यहाँ बिजनेस, मैंने कहा यार यहाँ नहीं चलता, तेरी भी तो लिस्टें निकाल, तो मैं भी तो मेरा भी बैकग्राउंड इसी तरह गाँव का है। मैंने कहा कहीं ना कहीं कोई मिलना जुलना वाला हो, कोई दोस्त। तो उसने कहा मेरा एक रिलेटिव है लखनऊ का, तो लखनऊ का एक रिलेटिव है। मैंने कहा बुला, तो उन्होंने लखनऊ के जब उस रिलेटिव को इन्वाइट किया, 2nd एनिवर्सरी का प्रोग्राम बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। अब एक व्यक्ति देखिए कि एक व्यक्ति को इन्वाइट किया और वो व्यक्ति को जब जेपी गिरी लखनऊ से आए और 2nd एनिवर्सरी बिरला ऑडिटोरियम में बैठे, और बिरला ऑडिटोरियम में बैठने के बाद जो प्रोग्राम खत्म हुआ और उस व्यक्ति ने कहा कि ये बिजनेस मैं करूंगा, मैं ज्वाइन करूंगा, और उसको हम भिलवाड़ा लेके आए, उसको 6 किट देख के रवाना किया। अब देखिए दूसरा मैसेज क्या है कि मैंने एक व्यक्ति को सिर्फ 2nd एनुअल प्रोग्राम में बिठाया और उसकी वजह से आज ये पूरा एम्पायर खड़ा मेरा। यानी कि एक फंक्शन कहते हैं कि एक इस फंक्शन जो है कि इस फंक्शन में बड़े व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आता है वो निर्णय लेता है कि मुझे बिजनेस करना है या नहीं करना। वो व्यक्ति आया, उसने ज्वाइन करने के बाद लखनऊ गया। लखनऊ जाने के बाद उसका एक परिचित उसका दोस्त था मुकेश यादव, जो कि रेलवे में ड्राइवर था। उसको उसने कहा कि यार कि तेरे कोई सियालदा या हावड़ा की तरफ अगर तेरी ड्यूटी लगे तो मेरे को लेके जाना, मेरे को बताना। 4-5 दिन बाद उस मुकेश यादव का फोन आता है कि मेरी हावड़ा की ड्यूटी लगी। वो ट्रेन में उसके साथ जाते हैं, वो ट्रेन का ड्राइवर था इंजन, उसके साथ जाके रास्ते में उसको प्लान दिखाते हैं, उसको भी ज्वाइन कराते हैं और केलकटा में जाके इस बिजनेस की शुरुआत की उन्होंने। अब केलकटा में जब बिजनेस की शुरुआत की थी तो आप तो याद करिए कि 2002 में 2003 के अंदर ना फोन था ना मोबाइल था, लोगों के घरों में लैंडलाइन फोन भी नहीं हुआ करते थे, मोबाइल भी नहीं हुआ करता था। तो मैं देखता था कि उसमें मोबाइल नंबर देखें कि जो लोगों के उस समय क्या है कि ज्वाइनिंग होती थी, फॉर्म आते थे, फॉर्म भरने के बाद में आपकी टीम में कौन जुड़ा कौन नहीं जुड़ा उसका सिर्फ 40-45 दिन 60 दिन 70 दिन बाद पता चलता था जब ट्रेन निकालते तब। तो उसमें से दिखता था यार कि किसी के फोन नंबर नहीं है। एक दिन एक फोन आता है कि मैं केलकटा से बोल रहा हूँ, पीके सराफ, और केलकटा से बोल रहा हूँ, मुझे 25-30 किटें चाहिए क्योंकि यहाँ किटें नहीं मिल रही, क्योंकि उस समय सिर्फ डिलीवरी का सिर्फ एक ही मात्र साधन था, भिलवाड़ा से किटें। आज तो आप देखो कि जगह जगह पे आपको देखता है कि 10 किलोमीटर दूर पिकअप सेंटर तो लगता है आपको दूर है, और उस समय सिर्फ भिलवाड़ा एक ही डिपो था, वहीं से किटें जाती थी और कहीं से नहीं जाता था। फिर ये काम किया और ये करते करते क्या हुआ क्या कि वहां जाते